हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से मैंने लिए हुए हैं। और ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको जो आगे आने वाले एग्जाम है जैसे 2020 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से आपके जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो आपके क्वेश्चंस उन्हीं एग्जाम पेपर से आते हैं। बस उसका जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर जो मतलब कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस वगैरह हैं या थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं। सेम तो नहीं आते लेकिन टॉपिक सपोज जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में जो आपका टॉपिक आया उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और जो उसके ऑप्शन वगैरह हैं उसे चेंज करके या दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करके, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह रहते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो एज इट इज़ भी आ जाते हैं, बस उसकी जो डिजिट रहती है उन्हें चेंज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंग्वेज। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हमें एक मतलब कि एक वे भी मिल जाता है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। जितने भी आपके एमपी के एग्जाम्स हैं जिनमें केमिस्ट्री आती है, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे दहेज हुआ, आपका पॉलीटेक्निक का हुआ, पीएटी का हुआ, पीवीएफटी का हुआ, आपका पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी का हुआ है ना, आपका जो नर्सिंग वगैरह के होते हैं, और जितने भी आपके एंट्रेंस है जैसे डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी के, उसके अभी एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट के, तो आप लोग भर सकते हैं वो भी। और उसका एग्ज़ाम पेपर आपका शायद 10-11 जून 2020 को है, तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 11 जून है, 11 मई है, तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी आपका जैसे बीएससी वगैरह में अगर आप एडमिशन लें तो उसके लिए भी इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें केमिस्ट्री के इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन आयोनिक कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। तो जो आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके कंपाउंड होते हैं जिनमें आयंस होते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक हैं, जो आपके आयनिक यौगिक हैं वो जो यूजुअली मतलब वो आयन होते हैं जो काय से बने हो, जिनमें एक एलिमेंट आपका क्या हो, मेटल हो। आयनिक कंपाउंड मोस्टली वो कहलाते हैं जिनमें एक जो कंपाउंड आपका हो वो मेटल और दूसरा क्या हो आपका नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब दो आपके एलिमेंट या कंपाउंड मतलब दो आपके एलिमेंट मिलते हैं, एक आपका जिनमें मेटल एक नॉन मेटल हो, जब ये दो एलिमेंट मिलेंगे तो वो आपका आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आयनिक कंपाउंड अब अगर इसमें देखें आप, तो आयनिक कंपाउंड में जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हो, तो SiCl ये नहीं है क्योंकि सिलिकॉन आपका ये मेटल में नहीं है। HCl भी नहीं है क्योंकि ये सारे आपके क्या हैं जो आपकी मतलब पीरियोडिक टेबल में से अगर आप देखेंगे तो ये आपके मेटल में नहीं आती। यहाँ देखिए Mg ये आपका मेटल है। ठीक है, और क्लोरीन जो आपका है वो आयन है। ठीक है, तो जो एक आपका मेटल हो गया और क्लोरीन आपका नॉन मेटल, साथ में ये क्या है, आयन है। तो क्लोरीन पे आप माइनस चार्ज होता है और Mg पे आपका 2+ चार्ज होता है, तो इसीलिए ये MgCl2 बन गया। तो आपका ये आंसर हो सकता है। आप और भी देख ले आएंगे CCl4, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये आपको मेटल चाहिए है ना। तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो एक मेटलिक कंपाउंड है। ठीक है, या एलिमेंट है। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, MgCl2। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करने हैं। मैं विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है, ताकि जो आगे आने वाले एग्जाम में इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग खुद से कर सके। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से हैं इनमें से, तो ये आपको बताना है। हाइड्रो आयोनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और जो इसमें आप देखेंगे अगर, तो जो इसमें लिखा हुआ है ये सेकंड ऑप्शन टार्टरिक अम्ल। तो जो टार्टरिक अम्ल है वो एक इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो आपका लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जो टार्टरिक अम्ल है इनमें से, इन चार ऑप्शन में से जो टार्टरिक अम्ल है वो एक इम्पॉर्टेंट आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक इम्पॉर्टेंट मतलब टाइप आप समझ लिए तो वो टार्टरिक अम्ल है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटान्यूडाइक एसिड। ठीक है, तो इसका अदर नाम भी है लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है, आपको सीधे ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप टार्टरिक अम्ल मतलब बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट उसका एक टाइप समझ लीजिए। तो ये जो आपका ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो आपका टार्टरिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये आंसर रहेगा।
इसके और भी जो आपके टाइप है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल की, वो और भी है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, है ना, ब्यूट्रिक एसिड। इसका जो आपका एक फॉर्मूला मैं ये बता दूं कि अगर जैसे कभी आए भी तो आप तो सबके फॉर्मूला लिख के देख ले। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उसका जो फॉर्मूला आपका होता है वो C+O, और एक यहाँ पे R कोई एलिमेंट आपका रहेगा यहाँ पे, और OH बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C+O और H, इस टाइप से आपका ये रहेगा यहाँ पे। तो एल्किल जो R यहाँ पे रहेगा वो आपका एल्किल ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप का कोई भी आपका कंपाउंड यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड आ सकता है, हाँ, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो उस जो टार्टरिक एसिड है वो इसका एक टाइप हो जाएगा। इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपका है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सहिबिट्स शॉर्ट की डिफेक्ट। जो शॉर्ट की डिफेक्ट है या शॉर्ट की दोष को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है इनमें से, तो आपको ये बताना है। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ना आपका, उसमें क्या होता है, स्मॉलर आयन जो होते हैं वो डिसलोकेटेड हो जाते हैं फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टेटियल स्टेट्स। अपनी नॉर्मल साइड से वो क्या होते हैं, इंटरस्टेटियल साइड में डिसलोकेट हो जाते हैं, है ना। जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो भी जो आपकी आयोनिक सब्सटेंस है उनको शो करता है, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो आपके आयोनिक सब्सटेंस को शो करता है। तो हमें इसमें देखना है कि जो कौन से ऐसे हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट को दर्शाते हैं। और जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ना, इनमें जो कैटायन और एनायन होते हैं वो ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर साइज के होते हैं। जो उनकी साइज होती है कैटायन और एनायन की, है ना, प्लस माइनस आयंस जो इसमें होते हैं जो वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। तो अगर इसमें अपन देखें तो SrCl to NaCl, देखिए इसमें जो NaCl आपका दिख रहा है ये आपका परफेक्ट आपका दिख रहा है, कैटायन और एनायन जिसमें हैं, और जो इनकी साइड्स है आपकी वो आपकी क्या है, आपकी सिमिलर साइड्स है। Na पॉजिटिव यहाँ पे और जो Cl है वो नेगेटिव। तो इसमें जो इनकी साइज है Na और Cl की वो आपकी यहाँ पे परफेक्ट साइज है। तो ये जो आपका NaCl कंपाउंड है ये शॉर्ट की इफेक्ट को दर्शाता है या दोष को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से आपको करने हैं। बाकी आप और की देखेंगे तो जो उनकी साइज है वो आपकी सिमिलर नहीं है ना। और अगर इसमें अगर आप और इसकी एग्जांपल लिखना चाहते हैं शॉर्ट के इफेक्ट की तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका KCl हो जाएगा, यहाँ पे CSCl हो जाएगा, आपका AgBr भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे आपके जो शॉर्ट की दोष हैं उनके आपके एग्जाम्पल हैं ये सारे, आप ये भी नोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल हैविंग अ मास ऑफ 10 kg एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज। तो इन्होंने पूछा है कि एक गेंद का डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा जिसका द्रव्यमान आपका 10 kg है और वेग आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपका जो वेग है वो हो गया आपका वेलोसिटी आपका हो गया 10, और जो आपका द्रव्यमान है मास है आपका वो भी आपका है 10 यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए जो डी ब्रॉगली का आपका फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है। तो इन्होंने इसमें बताया कि आपको क्या निकालना है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, तरंग धैर्य या वेवलेंथ को आप लैम्डा से शो करते हैं। और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो आपका है लैम्डा = H/mv। तो यहाँ पे आपका लैम्डा की जो आपकी यूनिट होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे मीटर। जो आंसर आएगा वो आपका मीटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे लैम्डा = H/mv। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे m है, m हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मास हो गया अपना 10 kg, है ना। और v हमारे पास वेलोसिटी है, ये भी 10 है, तो ये हमारी 100 हो गई। अब हमें चाहिए h की वैल्यू। तो h हमारा जो यहाँ पे है वो आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। आपका क्या है यहाँ पे h, प्लांक कांस्टेंट। तो जो h की वैल्यू होगी प्लांक कांस्टेंट की वो होगी आपकी 6.626। ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, तभी आप ये जो न्यूमेरिकल है इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इसे, है ना। -10⁴ यहाँ पे आ जाएगा h हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आपकी 6.626 × 10⁻34, और जो यूनिट होगी आपकी वो होगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इस टाइप से इसकी यूनिट होगी।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये जो वैल्यू है ये उठाकर आपको यहाँ पे रख देनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नीचे 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो जो है वो अब कटने तो है नहीं है, तो ये जो 2 जीरो हैं ये भी ऊपर चले जाएंगे जब, तो यहाँ पे 10⁻⁻34 और ये जब ऊपर जाएंगे तब ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। तो एक सेकेंड, ये जब आपके ये जो 2 जीरो हैं जो नीचे हैं, 2 आपके लिखे हुए 10 × 10 मास इंटू वेलोसिटी, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो 10⁻⁻34 है, तो यहाँ पे फिर आपकी जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये था, और 2 जीरो और चले जाएंगे तो 10⁻36 हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट थी वो आपकी मीटर में आएगी। आप इनकी यूनिट भी काट के अगर देखेंगे तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो मीटर आ जाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ये देखिए आप थर्ड ऑप्शन 6.626 इंटू 10⁻⁻36 ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एच जो है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, एम मास, भी वेलोसिटी, ये दोनों आपके गिवन थे और आपको लैम्डा या वेवलेंथ की वैल्यू बतानी थी, तो इस टाइप से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 5th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या सह संयोजक ठोस के लिए सही उदाहरण की पहचान करें। तो जो आपका कोवैलेंट सॉलिड होता है, पहले उसे जान लें कि क्या है। जो कोवैलेंट सॉलिड है और उसे ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड, उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, है ना। और ये जो कोवैलेंट सॉलिड है वो सॉलिड होते हैं जो हेल्ड करते हैं, मतलब कि जिनके पास होता है, मतलब कि दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, जो क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के सहयोग से बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सहसंयोजक ठोस के आपके एग्जाम्पल हैं वो आपके यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे डायमंड, है ना, और जो सिलिका हो सकता है SiO2, और इसी टाइप से। तो आप देखेंगे कि डायमंड, सिलिका वगैरह से रिलेटेड आपके जितने भी टर्म होंगे, जैसे ग्रेफाइट वगैरह है वो भी आपके हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट वगैरह हैं वो आपके जो कोवैलेंट के जो और टाइप्स हैं उनके टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो सहसंयोजक ठोस के लिए सही उदाहरण आपका क्या होगा इसमें, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ये है SiC आपका। ठीक है, तो ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हैं वो सहसंयोजक आपके जो हैं वो कोवैलेंट सॉलिड हैं, मतलब कि जो बहुत ठोस हों, जिनके जो संयोजक हैं वो जिनके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो क्या हों, एक दूसरे से बहुत टाइटली अटैच्ड हों, तो वो आपके हैं जैसे डायमंड, सिलिका वगैरह, इनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो आपके बहुत टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा इसका ऑप्शन 5th का। अब आपका 6 है इसमें, तो जो आपका इसका 6 रहेगा वो क्या है, दी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n=5 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट इज। जब हाइड्रोजन परमाणु के n=5 में उपस्थित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था या ग्राउंड स्टेट में गिरता है तो वर्ण क्रमीय स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होती है। तो ये आपको बताना है, तो इसका भी आपका एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू आप इसमें बता पाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे जैसे n=5 लिखा है तो ये आपका गिवन है, तो n=5 पहले हम देखेंगे कि ये आपका क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के n=5 में उपस्थित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है ये आपके। ठीक है, निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में गिरता है। तो जो इसका जो फॉर्मूला है कि यानी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये आपका ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट में जब आपकी गिरता है हाइड्रोजन परमाणु कि जो ग्राउंड स्टेट में गिरता है, तो जो वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या है वो क्या होगी, तो इसका जो आपके वर्णक्रम रेखाओं की जो संख्या होगी उसका फॉर्मूला है आपका n-1/2। तो n आपको गिवन है यहाँ पे, तो n हो जाएगा 5 इंटू n-1, मतलब 5 - 1 4 हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 ये कट जाएगा और 5 2 जा 10, तो जो आपका आंसर है वो आपका 10 हो जाएगा। इसमें अब आप देखें तो ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर भी आपका 10 लिखा हुआ है। इस टाइप से आपको करना था। ठीक है, अगर आपका सपोज यहाँ पे 6 दिया होता, 10 दिया होता, तब भी आपको वही फॉर्मूला लगाना था, n-1/2, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा।
अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपका आता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में नए CC बंधन या बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये आपकी जो क्रिया है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, बेंजीन प्लस इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा आपका इसमें बेंजीन, और जो आपका इथाइल ब्रोमाइड है वो AlCl3 है। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे ना, तो इसमें जो CC बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो आप अगर इसमें देखेंगे मिथाइल क्लोराइड और मिथेनामाइन, तो इनमें नहीं होगा। आप लोग इनके फॉर्मूला लिखें और फिर इनकी जो रिएक्शंस वगैरह आपको बताई गई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, तो उससे आप देखेंगे। तो ये जो आपका आंसर है बेंजीन और इथाइल ब्रोमाइड, इसका आपका निकाल आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें इसमें, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, तो यदि किसी फर्टिलाइजर कारखाने में प्रतिदिन 900 ग्राम संक्षारक H2SO4 के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, तो अपशिष्ट अम्ल को प्रभावहीन बनाने के लिए कितने ग्राम बुझे हुए चूने की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपका दिया गया है Ca परमाणु का द्रव्यमान दिया है, S का परमाणु द्रव्यमान, O का परमाणु द्रव्यमान, इस टाइप से आपका ये दिया हुआ है, और H का परमाणु द्रव्यमान, इन सब की आपको वैल्यू दी गई है। जो Ca वो H2SO4 और जो आपका यहाँ पे ये CaOH का होल टॉइस है, तो इस टाइप से इन सब की वैल्यू दी गई है। तो इसका ये आपको फॉर्मूला ये यहाँ पे निकालना है कि किस टाइप से ये आपका इसमें जो अपशिष्ट अम्ल को प्रभावहीन बनाने के कितने ग्राम जो बुझे हुए चूने की आवश्यकता होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका है यहाँ पे 7400 ग्राम। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में करवा दूंगी अभी, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, कैलकुलेटिव है, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा और थोड़ा सा मतलब समझना भी मुश्किल रहता है इसको सॉल्व करना। अब ये जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को खुद से ही करना है, क्योंकि ये भी बहुत लेंदी है। इसमें क्या करना है, अरेंज द गिवन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इनकी जो आयनिक रेडियाई है उसके हिसाब से, मतलब दिए गए तत्वों को जो आपके एलिमेंट है उनको आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इन जो जितने भी जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपको आयनिक रेडियाई आपको या आयनिक त्रिज्या निकालनी हो, फिर देखना है कि कौन बड़े कौन छोटे। तो जो पीरियोडिक टेबल है उनसे आप इन एलिमेंट्स की सबकी आयनिक रेडियस आप कैलकुलेट करें वहाँ से, है ना, और फिर इसको निकालें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो ये आपका आयनिक रेडियल इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो होगी वो आपकी होगी इसकी लास्ट वाले काम एलिमेंट्स की। तो ठीक है, इस टाइप से आपको बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। इस टाइप से आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब 10 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपका इसमें क्या हुआ है, मेटल ए व्हेन ट्रीटेड विद ZnSO4 सॉल्यूशन टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूबल सॉल्ट, आइडेंटिफाई मेटल ए। तो इसमें भी आपको जो आइडेंटिफाई मेटल करना है वो आपका क्या होगा मैं बता दे रही हूँ इसमें। तो इसका ये आपका सिंपल सा है कि देखिए इन्हें कहा है कि धातु ए को जब ZnSO4 विलय के साथ उपचारित किया गया तब एक घुलनशील लवण के निर्माण के कारण जो आपका विलयन है वो हरे रंग में बदल जाता है। तो धातु ए की पहचान करें। आप मोस्टली देखते हैं कि जैसे जब मतलब कि आप ZnSO4 विलयन के साथ उपचारित अगर आप करें किसी भी मेटल को, कोई भी आप मेटल लें और ZnSO4 के साथ उसे विलयन करें, ठीक है, तो जो घुलनशील लवण होगा के निर्माण के कारण जो आपका विलयन है, जो आपका पेस्ट बनेगा ZnSO4 प्लस कोई भी मेटल का, तो वो हरे रंग में बदल जाएगा। तो जो आपकी मेटल ए होगी वो आपकी क्या होगी, इसमें आयरन होगी, क्योंकि आपने देखा है आयरन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं जिंक वगैरह से तो जो उसमें मतलब कि जो उसका कलर है वो आपका ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका इसमें क्या हो जाएगा, आयरन, मेटल ए जो आपका है वो आयरन है। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे इफ़ कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड विथ कैल्शियम बेंजोएट देन द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज। यदि कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम बेंजोएट से आस्तु किया जाता है तो निर्मित एल्डिहाइड है। तो ये आपका जो होगा वो होगा बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो सिंपल था आपका, क्योंकि इसमें डायरेक्ट है कि जब कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड विथ कैल्शियम बेंजोएट तो जो एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल है इसका। तो
इसमें कुछ और दिख रही नहीं। अब जो आपका ये है इसमें विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट, तो परमाणु संख्या की कौन सी जोड़ी एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाती है। तो जो आपकी परमाणु संख्या या जो एटॉमिक नंबर हैं आपको वो याद होने चाहिए एलिमेंट्स के, तभी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट उनको आप लिखेंगे। तो एस ब्लॉक के आपके मतलब कि आपके दो कॉलम के एलिमेंट है, आपके फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है आपका वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है आपका हाइड्रोजन, और जो सबसे लास्ट में एक है आपका हीलियम। ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आपका आता है लिथियम, सोडियम, है ना, ऐसे करके आपके सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सेल्सियम, फ्रांसियम। तो ये आपका पोटेशियम आ गया, यहाँ पे आपका रोवेडियम, सेल्सियम, यहाँ पे ये फ्रांसियम। और फिर आपका जो सेकंड कॉलम है उसमें आपका है यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे बेरियम, रेड, इस टाइप से आपके एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो फिर आप इसमें इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले अगर आप देखें एच का, तो एच का एटॉमिक नंबर आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा इसका। फिर आप लिथियम का देखेंगे, एक सेकेंड कोई कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा। लिथियम का आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिथियम है उसका 3 हो जाएगा, है ना। फिर आप सोडियम का यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर पोटेशियम का आपका 19 हो जाएगा, और उसके बाद आपका आता है ये रुबिडियम, तो यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है CS, तो इसका आपका हो जाएगा 55, यहाँ पे इस टाइप से आपको करना है ना। फिर आपका जो फ्रांसियम, यहाँ CS का हो जाएगा आपका 55, और जो फ्रांसियम है आपका वो हो जाएगा आपका 87। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम ये है, तो इसका हो जाएगा आपका 4, इसका 12 हो जाएगा। कैल्शियम का आपका 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 56 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 88 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपके एटॉमिक नंबर हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट के, जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट थे उन सब के आपके एटॉमिक नंबर। अब आपको इस सीरीज़ में ऐसे देखना है कि आपका कौन सा मैच कर रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है 12 और 20। तो जो आपका 12 है वो आपका मैग्नीशियम का है यहाँ पे, और जो आपका 20 है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 है वो आपका कैल्शियम का, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगी, क्योंकि ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है या तत्व हैं, और दोनों की जो आपका मतलब कि एटॉमिक नंबर है वो पहले ही ऑप्शन में मैच कर गया। अब आप अगर और कोई मिलाएंगे 12 और 22, तो 22 इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 12 है आपका मैग्नीशियम का, उसके बाद 11 मिलाएं तो आप यहाँ पे आपका सोडियम का हो जाएगा, और 18 आप देखें तो 18 भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब 14 और 19 देखें तो ये आपके इसमें दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी नहीं होगा, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको निकालने थे। तो आपको सारी जितनी पीरियड टेबल के एलिमेंट्स हैं मेन और सारे ब्लॉक्स के, वो आपको सबको उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह सब याद रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पीरियोडिक टेबल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है कि द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन 3D ऑर्बिटल इज़। तो जो 3D ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल हैं वो कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हैं जो आपका नोडल प्लेन्स है इन 3D ऑर्बिटल, उसमें आपके 2 प्लेनर नोड नॉर्मल होते हैं, जो आपके एक्सेस ऑफ द ऑर्बिटल मतलब होते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स मतलब 3D कक्षक ऑर्बिटल में नोडीय तलों की संख्या होती है। तो जो इसमें नोडीय तलों की संख्या होती है वो आपकी 2 होती है, मतलब 2 होती है, 2 होगी, क्योंकि इसमें जो मतलब कि इसको जैसे अगर हम समझाएं तो इसमें जो होते हैं, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि देयर आर 2 प्लेनर नोड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द ऑर्बिटल, है ना। इसमें 2 होते हैं जो, क्योंकि आपके जो एक्सेस होते हैं, सपोज एक आपका यहाँ पे हो गया ऐसे, अगर आप देखें तो ये इसमें 2 हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा आपका YZ और एक हो जाएगा आपका XZ, इस टाइप से रहेंगे अगर इससे देखें तो अपन। ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी है, इसको आपको बस याद रखना है कि 3D कक्षक ऑर्बिटल में जो नोडीय तलों की संख्या है वो आपकी 2 है। ठीक, इस टाइप से आपका यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें आपका 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विल रिजेंबल दैट ऑफ। हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम निम्न के सदृश होगा। तो जो
आपका हाइड्रोजन परमाणु इन्होंने बोला है, तो हाइड्रोजन परमाणु में आपका क्या होगा, हीलियम आयन होगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विल रिजेंबल दैट ऑफ हीलियम आयन, ठीक। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखें कि व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ जिंक द गैल्वेनाइज्ड आयरन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द रिस्पेक्टिव एनोड एंड कैथोड ऑफ द सेल आर। जब लोहे की सतह को जस्ता से लेपित किया जाता है तो जस्ती लौह विद्युत रासायनिक सेल के रूप में कार्य करता है, क्रमशः सेल के एनोड और कैथोड हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका होगा जिंक एंड आयरन, ठीक है। जो जिंक एंड आयरन है वो होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जो आपका लोहा है वो आपका आयरन हो गया और जो आपका जस्ता से लेपित किया जाता है वो आपका जिंक है। तो जो रासायनिक सेल के रूप में कार्य करता है तो क्रमशः सेल में एनोड और कैथोड बताना है। तो जो एनोड होगा आपका वो जिंक हो जाएगा, क्योंकि इसी को आपको लेपित करना है, और जो कैथोड है वो आपका आयरन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। अब आपका आ जाता है कि 16 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। तो आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है कि MnO4 का बैगनी रंग MnO4 नेगेटिव में DDA इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या ट्रांजिस्टर के कारण है। तो ये आपका सही है गलत है, इस टाइप से आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट होगा वो आपका है यहाँ पे ये कि द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन MnO4 नेगेटिव, मतलब KMnO4 का बैगनी रंग MnO4 नेगेटिव में DD इलेक्ट्रॉन संक्रमण या ट्रांजिशन के कारण है। ये आपका एक गलत है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, ठीक है। आप अगर इसमें देखेंगे, अब आपका यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन के विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज प्रोड्यूस्ड बाय द NP रिएक्शन यूजिंग 28Ni60 एज द टारगेट न्यूक्लियस। तो कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक लक्ष्य नाभिक के रूप में 28Ni60 का उपयोग करके NP अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका होगा 27CO59। तो इस टाइप से आपको करना था, ठीक है। अब आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज निक नेम्ड एज फूल्स गोल्ड। तो फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना उपनाम दिया गया है अयस्को में से किसे। तो किसको कहा जाता है, तो जो आपका है आयरन पायराइट, लौह पायराइट, इसको अपन मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एक और है। अब इसमें आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ द सेम होमोजीनियस सीरीज ऑफ कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र यौगिकों के सदृश समजातीय श्रेणी के सदस्य का प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसमें जो आपका होगा वो होगा C5H10, ठीक है। ये आपका आणविक सूत्र या मॉलिकुलर फार्मूला है जो आपका रिप्रेजेंट नहीं करता है सेम होमोजीनियस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को। बाकी जो आपके और हैं वो आपको सेम होमोजीनियस कंपाउंड्स को शो करते हैं। देखिए इसमें कैसे आपको निकालना है, जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो आपका देखिए किससे बना है, ये आपका है CnH2n से बना है, ठीक है। बाकी और आप जो ये 3 देखेंगे ये आपके कैसे हैं, CnH2n+2 जो आपके हैं एल्केन से बने हुए हैं, ये आपको देखना है। और ये आपका क्या है, एल्कीन, ये आपका एल्कीन है, ठीक है। ये आपका जो मॉलिकुलर फार्मूला है ये आपका एल्कीन को शो करता है, ये C5H10, और बाकी जो आपके ये 3 हैं वो आपके CnH2n+2 को शो करते हैं। आप इसमें वैल्यू रख के भी देखें, अगर आप n की वैल्यू 4 रख के देखेंगे तो जो आपकी जो H की वैल्यू वो 10 आ जाएगी। यहाँ पे आप 6 रख के देखेंगे तो यहाँ पे 12+2 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे अगर n की वैल्यू तो यहाँ पे C3 और H आपका 8 हो जाएगा। तो ये तीनों आपके जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हैं वो आपके एल्कीन ग्रुप के हैं, और बाकी जो आपका CnH10 है वो आपका एल्कीन ग्रुप का है। तो ये इसमें जो अलग है उसे बताना है, तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन है, ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस टाइप से आपका करना था, ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड वहाँ पर चलाना है तो आप सही कर देंगे। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जो आपका थर्मोसेटिंग बहुलक या पॉलीमर है उसका एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा
वो होगा आपका ये कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मच स्ट्रॉन्गर देन दूज बिटवीन इलास्ट्रोमर्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ये आपका गलत है यहाँ पे कि आकर्षण के अंतराण्विक बल इलास्ट्रोमर और तंतुओं के बीच के अंतराण्विक बल की अपेक्षा मजबूत होते हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और अब आप 21 देखेंगे तो विच अमंग द फॉलोइंग शुड हैव द मिनिमम एटॉमिक रेडियस। तो निम्नलिखित में से किसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो आपकी न्यूनतम होनी चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे कि मिनिमम एटॉमिक रेडियस होगी। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित है कि जेड कोई अगर एलिमेंट है तो जेड हैज़ 12 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ए हैज़ 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन, एक्स हैज़ 12 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन, बाई हैज़ 12 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप से इन्होंने बताए हैं। तो किसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो आप कैसे पता चलेगा, तो आपको ये जब आपने पढ़े होंगे तब उन्होंने बताया होगा आपके टीचर्स लोगों ने कि जो परमाणु त्रिज्या है वो न्यूनतम तब होगी जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो इसमें आप देखें कि जैसे जेड की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके 10 है, ए में 12 है, एक्स में 13 है और बाई में आपके 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन है आपके 10 में। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जेड हैज़ 12 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी, मिनिमम। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके सबसे कम होंगे तो उसकी जो रेडियस है वो सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इस टाइप से आप इसका निकाल सकते हैं। अब 22 नंबर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ डी मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसकी जो डी मेरिट्स है आवर्त सारणी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका अवगुण नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा फिर इसमें, है ना। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की डी मेरिट कौन सी नहीं है, अवगुण नहीं है, ये नहीं है इसका अवगुण, मतलब ये इसका गुण है। ही लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियडिक टेबल, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थानों को छोड़ दिया, ये इनका क्या है, गलत है। मतलब कि डी मेरिट नहीं है, ये इसकी मेरिट्स है। उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बताया, इज नॉट अ डी मेरिट, जो आवर्त सारणी का एक अवगुण नहीं है, ये आवर्त सारणी का एक अवगुण नहीं है। ठीक है, ये इनका एक गुण था। तो ये आपका इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आप 23 ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलीकरण का जल निहित नहीं होता है। तो वो आपका है बेकिंग सोडा। जो आपका बेकिंग सोडा है वो कंटेन नहीं करता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बाकी जो आप देखेंगे जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला अगर आप देखें, है ना, तो उसमें आपके जो मतलब वाटर के पार्टिकल्स है वो होते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा में भी होंगे, आप ब्लू विट्रियोल में देखें, है ना, उसके फॉर्मूला में। और जो आपका बेकिंग सोडा है अगर उसमें आप देखें तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो उसमें नहीं रहते हैं। बाकी इन तीनों का अगर आप फॉर्मूला देखें तो फिर उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स रहती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आप 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोलिकुलर फार्मूला C7H7Cl और कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय न्यूट्रल FeCl3। आणविक सूत्र C7H7Cl के साथ निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा उदासीन FeCl3 द्वारा विलक्षित किया जा सकता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका यहाँ पे होगा ऑर्थोक्लोरो क्रोसॉल और पी क्लोरो बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब आप यहाँ पे 25 नंबर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा इसका आपका वो आपका हो जाएगा यहाँ पे H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। हाँ, ये आपका क्या है, HCl के तनुबलीय जलीय विलयन में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसका। अब यहाँ पे आप 26 नंबर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ DDT व्हेन यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाने पर निम्नलिखित में से कौन DDT की एक विशेषता नहीं है। तो इट इज़ हाईली वाटर सॉल्यूबल, यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। ये जो इसकी DDT की एक विशेषता नहीं है आपकी। बाकी ये तीनों आपकी DDT की विशेषता है कि इट हैज़ हाई फैट सॉल्यूबिलिटी, इसमें उच्च वसा घुलनशील होता है, इसमें उच्च रासायनिक स्थिरता होती है और यह जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इसके ऑप्शन है जो वो हो जाएगा इसका सही आंसर।
अब आप इसमें ये देखें 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एसीटेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड यूजिंग सोडा लाइम। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम का उपयोग करते हुए डीकार्बोक्सिलेट किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निर्मित होती है। तो इसमें से जो आपकी गैस होगी वो आपकी मीथेन गैस निकलेगी। आप जो इनके फॉर्मूला हैं वो लिखेंगे और फिर उसमें से उनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो उसमें जो आपका लेफ्ट या मतलब कि जो बचा रह जाएगा कंपाउंड वो आपका यहाँ पे मीथेन गैस होगा, तो यहाँ पे मीथेन गैस निर्मित हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों की अम्ल क्षमताओं का सही घटता क्रम है। तो ये आप यहाँ पे ये जो 4 रिएक्शंस हैं ये आपकी 4 कंपाउंड यहाँ पे बने हुए हैं, तो इनको आपको यहाँ पे देखना है। P = ये है, Q = लिखा हुआ है और R और S इनको आप देखेंगे और इनके जो आप की जो यौगिक की अम्ल क्षमताओं, इनकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो आप देखेंगे कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो उस टाइप से आपको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो जो आपका कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे पहले लिखेंगे, फिर जो उसके बाद कम स्ट्रॉन्ग है उसे बाद में लिखेंगे। इस टाइप से आप करेंगे तो जो आपका फर्स्ट है आप खुद से ही करके देखेंगे, तो जो आपका फर्स्ट है यहाँ पे वो हो जाएगा P आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद Q है, उसके बाद S है और फिर आपका R जो है वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि जो ये हैं ये सारे आपके ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो जो आपके COOH बॉन्ड वाले कंपाउंड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप यहाँ पे पहले वो आएंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे जो OH बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो आपका बाद में आता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आर्गो रखा गया, इस टाइप से आप देख लेंगे। ठीक, अब आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज स्ट्रॉन्टियम। जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोडातु स्ट्रॉन्टियम के समान रासायनिक गुण दर्शाता है। तो वो आपका है मैग्नीशियम, क्योंकि जब आप मतलब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आप देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो उसी सीरीज़ में है। बाकी आप अगर जिंक देखेंगे, है ना, सोडियम देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे, तो ये जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे आपके कॉलम्स के हैं, है ना। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो दूसरे नंबर का आपका कॉलम है, जो आपका दूसरे नंबर का कॉलम है उसमें आपके मैग्नीशियम आता है, उसके बाद जो कैल्शियम आएगा और फिर स्ट्रॉन्टियम आएगा आपका, है ना, Hr। तो ये जो हैं ये दोनों आपके कौन से हैं, समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक ही एलिमेंट्स मतलब कि एक ही कॉलम के 2 एलिमेंट्स हैं। इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। अब आप 30 नंबर क्वेश्चन देखें इसमें, तो इसमें आपका ये हो जाएगा कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की प्रेसिपिटेट डिजॉल्व बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। चूने के पानी दूधिया हो जाता है जब इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया अपक्षेप ब्लैंक के निर्माण के कारण भंग हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो मतलब कि तो इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा CaH। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा Ca, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा SCO3 और सफिक्स में आ जाएगा आपका टॉइस, मतलब होल टॉइस, इसका SCO3 का होल टॉइस हो जाएगा, CaSCO3 का होल टॉइस। ऐसे आपको करना है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे पास होती है, तो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा अगर प्रवाहित करें तो जो दूधिया अपक्षेप है वो किस निर्माण के कारण भंग हो जाता है। तो ये जो आपका कंपाउंड है CaSCO3 होल टॉइस, इसके कारण ये भंग हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टेन। ठीक है, तो जो आपका कैप्रोलैक्टेन को गर्म करके प्राप्त किए गए बहुलक में मौजूद पुनरावर्ती इकाई की पहचान करें। तो जो आपकी इसमें मौजूदा पुनरावर्ती इकाई होगी वो आपकी इसमें रहेगी, ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये आपका पुनरावर्ती इकाई की पहचान कैप्रोलैक्टम को गर्म करने पर प्राप्त होगी, है ना। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक,
इस टाइप से आपको करना है। अब जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल एंड इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम। देखो उस कार्बनिक यौगिक की पहचान करके बताना है जिसकी जो गंध है वो सुखद होती है और जिसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 COOCH3। ठीक है, ये वाला जो आपका कंपाउंड, ये आपको डायरेक्ट ऐसी केमिकल रिएक्शंस वगैरह या कंपाउंड आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो जो आपकी केमिस्ट्री में आपने ये जो पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, तो ये आपको पूरे वहीं से सब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 33 नंबर आपका क्वेश्चन है सिल्वर इज फाउंड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट एज दे आर। रजत या सिल्वर प्रकृति में संयुक्त अवस्था में इसके ब्लैंक रूप में पाया जाता है। तो ये है आपका सल्फाइड। जो सल्फाइड होता है या रजत सिल्वर प्रकृति में संयुक्त अवस्था में इसके सल्फाइड रूप में पाया जाता है। ठीक है, सिल्वर या जिसे रजत बोलेंगे तो वो सल्फाइड रूप में प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है। तो जो आपका इसमें इनकरेक्ट होगा वो आपका ये है कि फॉर्मल्डिहाइड इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति सभी एल्डिहाइडों और कीटोनों में फॉर्मल्डिहाइड सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये आपका मतलब गलत है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 35 नंबर क्वेश्चन आप देखें तो गैब्रियल फैथलेमाइड संश्लेषण का उपयोग आपका ब्लैंक के उपक्रम तैयारी के लिए किया जाता है। तो जो गैब्रियल फ्लेथिलीमाइड सिंथेसिस है इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो 1 डिग्री एमाइंस की प्रिपरेशन के लिए ये संश्लेषण का उपयोग इतने के मतलब कि 1 डिग्री एमाइंस के उपक्रम में तैयार किया जाता है। ओके, तो ये आपका 35 क्वेश्चन हो गए। अब आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं तो वो मैं और करवा दूं, फिर आपका ये पूरे 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो आपका जो ये ऑप्शन है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये आपका सही है कि सभी धातु ऑक्साइड लवण और अम्ल देने के लिए जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। अब आप 37 नंबर अगर क्वेश्चन देखें इसमें तो आपका क्या है बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोलिकुलर फार्मूला C6H15N reacts with benzene sulfonyl chloride to form a solid which is soluble in aqueous NaOH. Identify the compound। आर्मिक सूत्र C6H15N वाला एक क्षारीय कार्बनिक यौगिक एक ठोस का निर्माण करने के लिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है जो जलीय NaOH में घुलनशील है। उस यौगिक की पहचान करें। तो जो यौगिक होगा वो होगा आपका 2-हेक्सानामाइन। ठीक है, 2-हेक्सानामाइन आपका ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, या यौगिक जैसे बोल सकते हैं। अब आपका जो है 38 नंबर वो आपका क्या है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ आ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण ये क्या है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है। इसमें क्या है जो एसिड है वो वीक होगा और जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है जब दो कंपाउंड आप 2 एलिमेंट मिलाएं तो उनमें जो वीक और स्ट्रॉन्ग आपको एसिड और बेस में देखना है कि कौन वीक है कौन मतलब कि आपका वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 39 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका क्या है, ये आपका है कि सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का आपका आ गया है विच विद द एज लेंथ ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम द रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल एंड रेडियस ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ द मेटल। तो सोडियम धातु 4.29 एंगस्ट्रॉम को लंबाई की निकाय केंद्रित घन जालक में क्रिस्टलीकृत होती है। धातु की एक यूनिट सेल की निकाय विकर्ण और त्रिज्या की लंबाई क्या है। तो इसमें आपको देखो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें आपका क्या है, इसमें
जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है वो आपका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सोडियम मेटल को क्रिस्टलाइज करना है, जो आपका क्या निकालना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की, जिसकी आपको लेंथ गिवन है एल इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, जिसे हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो आपकी रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल आपको बतानी है और रेडियस ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें अगर हम पहले डायगोनल निकालें तो जो आपका लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है, डायगोनल को डी से डिनोट करने, तो इसका फॉर्मूला होता है 4r। आर यहाँ पे रेडियस हो जाएगी और रेडियस भी हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम रेडियस को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसे इरेज कर दें क्योंकि इसका तो ये तो आपको गिवन है ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब देखें तो यहाँ पे ये आपकी लेंथ गिवन है जिसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ए इक्वल आपका यहाँ पे गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है। तो जो रेडियस होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, BCC की, है ना, वो आपकी होती है √3/4a। ठीक है, और अगर डायरेक्ट आप इसे देखें √3 की अगर आप वैल्यू रखें तो 1.732 होती है, 4 से उसे डिवाइड करें तो डायरेक्ट आपका आ जाता है 0.433a। ये क्योंकि पहले से गिवन है और √3/4 की वैल्यू 0.433 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसे इरेज कर दें हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो r की वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे 0.433 और इंटू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 क्वेश्चन में 4.29। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपकी वैल्यू है वो आपको निकल कर आएगी 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये इस टाइप से ये आपका आर का आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देखें, अब 1.86 आपका बाद में आना चाहिए, मतलब आपको पहले डायगोनल बताना है फिर आपको रेडियस बतानी है। तो 1.86 एक आपकी सेकंड ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में है। अब आपको इसके बाद इसकी जो विकर्ण है वो बताना है। तो आपको अब विकर्ण निकालना है अगर आपको, तो इसे क्लियर कर दें। अब आपको विकर्ण निकालना है तो आपने विकर्ण के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल मैंने बताया था कितना होता है 4 और आर की वैल्यू आपने निकाली ली है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू आर की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.44 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख लें कि 1.86 आपकी रेडियस हो जाए और 7.44, तो यहाँ पे देखिए ये आपका डायगोनल पहले कैलकुलेट करना था, तो डायगोनल आप देखिए 7.43 इसमें, जबकि इसमें 4.29, तो जो आपका ऑप्शन सेकंड है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको डायगोनल और रेडियस निकालनी थी किसकी, आपकी यूनिट सेल किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की, सोडियम मेटल की। ठीक है, इस टाइप से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका इसमें क्या है कि गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए इसमें। तो ये गिवन वैल्यू है हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो 4 गैसेस की हैं, फॉर 4 गैसेस डिजॉल्व इन वाटर एट 293 K एंड एट अ प्रेशर P1। ठीक है, तो ये आपको गैस लिखी हैं और ये आपको वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द गिवन गैसेस इज मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हैं जो मोस्ट सॉल्यूबल है वाटर में। ठीक है, तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ईज़िली डिजॉल्व हो जाता है। तभी आपकी जो H2O होता है वो कंपाउंड बनता है ना, H2O बनता है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और प्लस आपका O नेगेटिव होता है, तो आपका ये जो कंपाउंड है वो H2O बन जाता है। तो इसमें जो गैस होगी आपकी कौन सी जल में अधिकतम घुलनशील होगी, तो वो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगी कि ऑक्सीजन जो है वो जल में इजीली मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40। तो इस टाइप से आपके जो 40 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपके जो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी और तो आप लोग मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और आपको और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।